पुलिस कार्रवाई क्यों सर? नहीं, मेरे को तो मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, को इसकी जानकारी नहीं है, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस आपके ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से 45 दिन से बैठे हुए थे। जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर यूटी के बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी। रविंदर जी, इंटरव्यू की शुरुआत करूं सबसे पहले आपके ही द्वार पर जो सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट बैठे हुए थे, आज पुलिस ने बड़ी बेरहमी के साथ उनको खींच के डिटेन किया है। क्या कुछ कहेंगे? आप ही ने उनसे भरोसा दिलाया था कि आप बात करेंगे दिल्ली में और उनका मामले का हल जो है वो होगा। टोटल सीआईएसएफ और बीएसएफ के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी वो 1356 नौजवानों के लिए निकली थी, और वो 1356 जो एडवर्टाइजमेंट निकली थी वो भर्ती हो गई। उनको कॉल लेटर भी आ गया, वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं लड़के। ठीक है। उसके अलावा और वो मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन हुई है। उसके अलावा जो लड़के थे बाकी कुल 3300 के करीब लड़के भर्ती हुए थे, और जिन्होंने फिजिकल, रिटर्न और वो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया था। लेकिन चूंकि टोटल पोस्टें 1356 थी तो मेरिट बेसिस पर उन सबको लगा दिया गया, वो जो टॉप के थे। जब बाद में ये नौजवान हमारे पास आए तो मैंने इन सभी नौजवानों की बात सुनी। मैंने होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी को पत्र लिखा, जो डीजी बीएसएफ है उनको मैंने पत्र लिखा, और दिल्ली में जाके मैं दोनों से मिला भी। और उसके बाद जो जी कृष्ण रेड्डी हैं उनसे मुलाकात करने का वक्त मांगा, वो तमिलनाडु में थे, और हमारी बात भी हुई थी कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान उनकी मुलाकात कराएंगे। और मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि वो जी कृष्ण रेड्डी साहब का एक बार फ़ोन आए तो मैं स्वयं भी उनके साथ बात करूंगा। मैं समझता हूं इन सब के विषय अगर हमारे नौजवान लगेंगे तो मेरे को ही खुशी हो। ये पुलिस कार्रवाई क्यों सर? नहीं, मेरे को तो मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस आपके ऑफिस के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से 45 दिन से बैठे हुए थे। जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे रोहिंग्यास को निकालने का जो एक प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है, सर कितना बड़ा मुद्दा था और क्या कुछ ज़रूरत थी इनको यहाँ से बाहर निकालने के लेकर? और जिस तरह से अब राजनीति भी हो रही है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी जो है कहा कि फारूक अब्दुल्ला को अगर रोहिंग्या से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या तो रोहिंग्यों के देश म्यांमार चले जाएं या रोहिंग्यों को अपने घर में बसा लें। रोहिंग्या म्यांमार के रहने वाले हैं। म्यांमार की सरकार ने, उनके विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री जो म्यांमार की है, बर्मा की है, उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि ये जो रोहिंग्या हैं ये उनके देश के नागरिक हैं, उनकी सूची उनको दी जाए। वो वापस अपने देश ने उनको बुलाया है और वो खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। जो जहाँ के रहने वाले हैं अपने लोगों के बीच में जाएंगे, खुशी खुशी वहाँ रहेंगे। उनकी वहाँ घर है, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, ज़मीन है, उनके रिश्तेदार हैं वहाँ। और अगर उनके देश ने उनको सुरक्षित वहाँ बुलाया है, जिस देश के वो रहने वाले हैं, तो अगर वहाँ जाके वो अमन चैन के साथ रहेंगे, खुशी के साथ रहेंगे, तो सबको दुआ करनी चाहिए कि सभी लोग खुशी से रहें। वो लोग भाग के यहाँ आए हैं तो उन लोगों का कहना है कि हमें नहीं, वहाँ के हालात ख़राब हुए थे बर्मा के अंदर। जब वहाँ सिविल वार शुरू हो गया, वहाँ गृह युद्ध हो गया, और बड़ी तादाद में रोहिंग्या, एक वैली है वहाँ से ये लोग भाग के आए, फिर अलग अलग देशों में रहे। भारत में भी अन्य अन्य स्थानों पर थे, जम्मू कश्मीर में भी आए चूँकि, और कई 13-14 साल तक रहे। चूँकि अब बर्मा देश ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमारे जो शहरी हैं उनको वापस हम अपने मुल्क ले जाना चाहते हैं, वो उस देश के नागरिक हैं। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उनको संरक्षक पूरी तरीके से यहाँ पर उनका संरक्षण मिलता था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक रंगीले आदमी हैं, उनका क्या कहना है? एक आखिरी सवाल की डीडीसी मेंबर जो चुनकर आए थे 73 और 74, सर एक मिनट सर, एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट 73वां जो अमेंडमेंट लागू होना, 74वां संशोधन लागू हो गया है। जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डीडीसीज के जितने मेंबर हैं उनको जस्टिफाइड प्रोटोकॉल, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। नहीं, उनको मंत्री का एमओएस का दर्जा, और उनको वाइस चेयरमैन को भी, उनको जस्टिफाइड प्रोटोकॉल हमने बात की थी। कल उनकी मुलाकात माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से हुई है। उनके तमाम कल सर आल पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर उनका ऑनरेरियम अगर बढ़ाया जाता है तो हम भी उसके लिए लागू करेंगे। ऑनरेरियम मांगा ही नहीं है। जो डीडीसी के मेंबर हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं मांगी है। डीडीसी के मेंबर ये कहते हैं कि अगर उनको ना भी तनख्वाह दो तो भी काम करेंगे, लेकिन इज्जत होना चाहिए, तो ये मान सम्मान। पंचायत वालों के लिए भी तो, पंच और सरपंच के लिए भी तो लागू, उनका भी मसला हल करेंगे।
वो भी हमारे आप तो देख सकते हैं आज थोड़ा सा जल्दी में है, कहीं इनको जाना है, इसलिए पूरी बातचीत तो नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डीडी जो सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पिरेंट्स को जो पिछले 45 दिनों से इसी पार्क में बैठे हुए थे, आज उस पार्क को यहाँ से खाली करवा दिया गया है पुलिस की तरफ से। बाकायदा पुलिस के साइन बोर्ड जो हैं यहाँ पर लगा दिए गए हैं और रविंदर रैना का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस ने आखिरकार क्यों कार्रवाई की है, लेकिन पिछले 45 दिनों से लगातार यहाँ बैठकर वो गुहार लगा रहे थे और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो लोग परेशान हैं, किस तरह से उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है। लेकिन आज सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्त चल रहे हैं और अपनी जो बातें उन्होंने कही थी, जो वादे उन्होंने आम जनता के साथ किए थे, जो सीआईएसएफ एस्पिरेंट्स के साथ किए थे, जो बीएसएफ के एस्पिरेंट्स के साथ किए थे, वो कहीं ना कहीं अब उससे किनारा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका कहना है कि कुल 1300 कुछ सीटें जो थी वो उपलब्ध थी, वो सारी भर चुकी हैं। अब आगे बात की गई है, बात कब आगे पहुंचेगी, कब उसकी सुनवाई होगी और तब तक आखिरकार इन सीआईएसएफ और बीएसएफ एस्पिरेंट्स के जो युवा जम्मू कश्मीर के यहाँ पर पिछले 45 दिनों से धरने पे बैठे हैं, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और इस समय जम्मू पुलिस लाइन में रखा गया है उनको। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।